HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, पॉपुलर होने का जो रीज़न है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं पिछले 11 साल का अगर आंकड़ा आपको दिखाऊं तो 17% एनुअलाइज्ड रिटर्न के माध्यम से इसने रिटेल को अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट करके दिया हुआ है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका जो फंड साइज है वो 86,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। साथ ही साथ अलग अलग एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। लेकिन क्या केवल रेटिंग देख करके, केवल फंड साइज देख करके आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात होगी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल से सूट कर रहा है या नहीं, किसके लिए ये म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है और किसके लिए ये म्यूचुअल फंड काम नहीं करेगा, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये हाइब्रिड कैटेगरी का प्रोडक्ट है। अब हाइब्रिड क्या होता है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। जैसे कि इक्विटी हो गया, इक्विटी का मतलब कि डायरेक्टली आप कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। पहला इक्विटी हो गया। दूसरा होता है डेट। डेट का मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कारपोरेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। तो ये डेट जो होता है वो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, जिसमें आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है। उसी प्रकार से डेट ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी लगभग फिक्स ही आप मान करके चल सकते हैं, फिक्स एक रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इक्विटी में जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो नो डाउट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा डेट से। इक्विटी में जब आप लार्ज कैप की बात करते हैं तो 12 से 15% अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है, अगर आप पिछले 10 साल 15 साल का आंकड़ा देखेंगे तो। डेट का जो परसेंटेज रहता है रिटर्न का वो इससे कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है इससे बहुत कम ये इंपैक्ट करता है। मतलब कि ये भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत कम, ना के बराबर ये इंपैक्ट होता है इस पर मार्केट सिचुएशन का या फिर मार्केट किस तरफ जा रही है। इसलिए डेट ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं और काफ़ी सेफ माने जाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से। अब यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो या तो यहाँ पर इक्विटी लिखा होगा या तो डेट लिखा होगा। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिड का मतलब कि ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि इसमें इक्विटी का भी एक्सपोजर होगा और डेट का भी एक्सपोजर होगा। अब इक्विटी का जो एक्सपोजर होगा वो इन्वेस्टमेंट क्या बोला जाएगा, रिस्की बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स में आपके पैसे लग रहे हैं और मार्केट जिस तरीके से मूव करेगी उसी हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा या फिर नीचे जा सकता है। और डेट में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा हाइब्रिड होने की वजह से, तो यहां पर जो डेट में इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से सेफ माना जाएगा। तो ये आपको भले ही रिटर्न कम जनरेट करके देगा, लेकिन जब मार्केट क्रैश होगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा डेट वाला पार्ट वो आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और अगले साल मार्केट मान लीजिए 50% क्रैश हो गया, तो आपके मार्केट की वैल्यू, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था इसका करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ये अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहते हैं जो कि हाइब्रिड टाइप का है, तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि आपका पैसा 50,000 इक्विटी में इन्वेस्टेड हो और 50,000 हो सकता है आपका डेट में इन्वेस्टेड हो। अब डेट वाला जो पार्ट है वो आपको 7 से 8% का रिटर्न जनरेट करके देगा। मान लीजिए ये 50% निगेटिव में भी चला गया तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 25,000 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए 7-8% आपको रिटर्न भी बना करके दे दिया। तो अगर मैं 50,000 का 8% निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और उसके बाद से 4, ये 4,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,000 यानी कि 54,000 ये हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो गया और ये टोटल मिलाकर के 54,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 54,000 अगर इस 25,000 में मैं जोड़ दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 0 5 4 9 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 साल बाद अगर आप हाइब्रिड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किए रहते तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो होता है वो 79,000 होता, और वहीं अगर आप केवल इक्विटी वाले में इन्वेस्ट किए रहते तो आपकी वैल्यू क्या होती, 50% गिरने के बाद से ये होता आपका 50,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मार्केट गिरता है उस कंडीशन में अगर आप हाइब्रिड प्रोडक्ट लिए होंगे तो उस कंडीशन में आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही जो डेट वाला पार्ट है जिस पर हमें एक फिक्स 7-8% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है वो हमारे
पोर्टफोलियो को निगेटिव में जाने से बचाता है। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर भी ओवरऑल आपको निगेटिव ही दिख रहा है। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख था तो यहाँ पर भी निगेटिव ही दिख रहा है। 79,000 आपकी करंट वैल्यू हो चुकी है, लेकिन इससे तो कहीं ज़्यादा है जो कि 50,000 आपका हो रहा था अगर आप प्योर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो इक्विटी वाला पोर्शन था, जैसे 50,000, 1 लाख में से 50,000 आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड था, तो जो 50% मार्केट गिरा उसका केवल इंपैक्ट इस 50,000 पर पड़ेगा। 50% जो मार्केट गिरा उसका इंपैक्ट केवल इस 50,000 पर पड़ेगा। बाकी का जो 50,000 आपका इन्वेस्टेड है डेट में, वो तो पैसा आपका 7% या फिर 8% पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है। तो ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को निगेटिव में जाने से बचाता है। ठीक है, यहां पर देखिए ये ज़्यादा निगेटिव है 50,000 और ये उससे कहीं अच्छा पोर्टफोलियो आपको देखने को लगेगा। तो यहां पर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाइब्रिड प्रोडक्ट क्या होता है, कि इसमें आपका एक्सपोजर इक्विटी में भी होता है और डेट में भी होता है। जब मार्केट क्रैश करती है तो डेट वाला जो पोर्शन है वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है निगेटिव में जाने से। यहां तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। इक्विटी और डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को मिला दिया जाए तो टोटल 349 कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर, ये 3.81%, ये क्या है, ये इनका एक तरीके से डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इनका इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए इक्विटी में टोटल जो इनका एक्सपोजर है परसेंटेज वाइज, वो आप देख सकते हैं 53.8% है, और डेट में जो इनका एक्सपोजर है वो 28.4% है, और कैश में जो इनकी होल्डिंग है वो 16.4% के आसपास है। अब यहाँ पर जो हाइब्रिड वर्ड लिखा गया था इसका तो मतलब आपको समझ में आ गया। इसके जस्ट बगल में एक और फ्रेज लिखा गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा गया है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अब डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डायनेमिक का मतलब होता है लगातार, यानी कि फ्रिक्वेंटली ये अपने एसेट को क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। एसेट का मतलब कि जो भी फंड है इसी को एसेट बोला जाता है। अब मान लीजिए अभी इनका आपने एक्सपोजर देखा 53.8% किस में था, इक्विटी में था, और अगर आप डेट की बात करें तो डेट में लगभग 28% के आसपास, 28 दशमलव समथिंग यहाँ पर डेट में इनका एक्सपोजर था। ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू है। तो अब आपको समझना ये है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन, देखिए इन्होंने इक्विटी में इस समय एक्सपोजर ज़्यादा रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इस समय मार्केट जो है वो लगातार ऑल टाइम हाई को टच करती जा रही है और लगातार मार्केट आगे बढ़ रही है। तो इस समय जो इक्विटी का पोर्शन है वो ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। अब ये अपने फंड को, अपने एसेट को इस प्रकार से एलोकेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ये बना करके दे सकें अपने इन्वेस्टर्स को। साथ ही साथ डाउन साइड प्रोटेक्शन, यानी जब मार्केट क्रैश करेगा तो भी ये इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए डेट का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अभी मान लीजिए कि ये इक्विटी में 53.8% का अगर होल्डिंग रखे हुए हैं, तो अगर मार्केट क्रैश करता है तो इसको घटा करके ये डेट के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। यानी कि मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, ध्यान से सुनिए, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ये अपने पोर्शन को इक्विटी और डेट से इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यानी अगर मार्केट क्रैश होगा तो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे डेट की तरफ से, डेट की तरफ। क्यों, क्योंकि डेट जो है एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से आपके पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करेगा। और जब मार्केट ग्रोइंग कंडीशन में होता है जैसे इस समय है, तो ये अपने डेट के पोर्शन को घटा करके और इक्विटी के पोर्शन को बढ़ा देंगे, जिससे इक्विटी में जिस प्रकार से ग्रोथ है उसका लाभ आपको रिटर्न में देखने को मिले। ठीक है, अब अभी जो आपने देखा कि इनका जो अगर पिछले 10-11 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 17% के आसपास था, जो कि हमें मोटा मोटी लार्ज कैप के आसपास इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लार्ज कैप भी इस रिटर्न को बीट नहीं कर पाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पिछले कुछ वर्षों में जो लार्ज कैप कैटेगरी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ौदा बीएनबी लार्ज कैप जो है वो 21% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले 5 साल में, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप पिछले 5 साल में 21.19% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बड़ौदा बीएनबी है भले ही आपको टॉप पर दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ 5 साल का आंकड़ा यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप 10 साल या फिर इससे ज़्यादा अगर आप डेटा देखेंगे तो ये बीएनबी बड़ौदा जो है वो यहाँ से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फंड को अभी 10 साल का समय नहीं हुआ है। इसलिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो फंड है इसको हम लोग टॉप मान करके चलेंगे, क्योंकि इसको अभी 10 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है और इसको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है निपॉन इंडिया लार्ज कैप को। अब इसके परफॉर्मेंस से हम लोग एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उसके परफॉर्मेंस को तुलना करने की कोशिश करेंगे। उससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और क्या आपको ये सूट करेगा या नहीं।
आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि डेट में इनका कोई भी पोर्शन नहीं है, ठीक है, और ये लार्ज कैप कैटेगरी का है। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो ऑल पर जब इनका मैं यहाँ पर अगर कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये फंड 2013 से ये आंकड़ा शो कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 11 साल हो चुका है। 11 साल में इस फंड ने 17.83% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि HDFC बैलेंस एडवांस से थोड़ा सा ऊपर आप मान सकते हैं। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टाइम होराइजन को 5 साल सेलेक्ट करता हूँ, अब देखिएगा मैंने 5 साल सेलेक्ट कर लिया। अब इस फंड का जो पिछले 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न है वो 21.17% आता है, और ये अपने कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर है। अभी मैंने आपको कंपेरिजन भी दिखा दिया है, ठीक है। तो पिछले 5 साल में इस लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने, जो कि प्योर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, 21.17% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अब चलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के पिछले 5 साल के आंकड़े को देखने के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पिछले 5 साल का अगर मैं यहाँ पर डेटा देखूँ तो लगभग ये 21%, पौने 21% का यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और अगर मैं पिछले 3 साल का आंकड़ा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पौने 26% का एनुअलाइज रिटर्न ये जनरेट करके दे रहा है। अब एक बार निपॉन इंडिया का लार्ज कैप जो था उसके 3 साल का अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग पौने 27% का एनुअलाइज रिटर्न, यानी लगभग ये लार्ज कैप की तरह ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लगभग ये लार्ज कैप की तरह परफॉर्म कर रहा है, और लार्ज कैप में भी टॉप परफॉर्मर जो है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है, उसके लगभग आसपास ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। इससे अगर आप दूसरे लार्ज कैप कैटेगरी का फंड देखेंगे तो इससे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे रहता है। मतलब कि दूसरे लार्ज कैप को देखेंगे, जैसे कि अन्य कैटेगरी में मैंने आपको दिखाया था, तो ये जो लार्ज कैप कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर है उसके आसपास HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस रह रहा है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब जो चीज़ें हमें दिखती हैं एक्चुअल में वो होती नहीं हैं। लार्ज कैप निपॉन का अगर आप पिछले 5 साल का 3 साल का आंकड़ा जो अभी मैंने आपको दिखाया वो स्लाइटली हाई है, थोड़ा सा ज़्यादा है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड से। लेकिन आपको ये भी समझना है कि पिछले 5 साल से अगर आप मार्केट देखेंगे तो वो एक तरफा रैली दे रही है। 2020 में कोरोना के बाद से लगातार मार्केट ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता जा रहा है। मार्केट में वो सिचुएशन नहीं आई है जब 1 साल 2 साल लगातार मार्केट गिर रहा हो। तो इस प्रकार की हमेशा मार्केट सिचुएशन नहीं बनी रहती है। आज आपको भले ही मार्केट ग्रोइंग कंडीशन में दिख रही है, लेकिन मार्केट जब क्रैश होता है, अगर आप देखेंगे 2008 वाला, तो 2007 से मार्केट गिरना शुरू हुआ था और 2009 तक मार्केट गिरता रह गया था। मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल मार्केट लगातार गिर रहा था। तो वो फेज अभी पिछले 5 साल में नहीं देखा गया है। इस वजह से मार्केट एक तरफा रैली कर रही है। उस कंडीशन में नो डाउट प्योर इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे। जो लार्ज कैप का निपॉन इंडिया आपने देखा था वो प्योर इक्विटी है, यानी 100% जो उनका एक्सपोजर है वो इक्विटी में है। लेकिन HDFC बैलेंस की जब बात करते हैं तो ये हाइब्रिड टाइप का है, यानी इक्विटी में इनका एक्सपोजर मात्र 53% है, और डेट जो कि हमें सिर्फ 7 से 8% का रिटर्न जनरेट करके देता है, उसमें इनका एक्सपोजर 28% होने के बावजूद भी अगर ये रिटर्न उसके बराबर जनरेट करके दे पा रहे हैं, यानी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा माना जाएगा उस लार्ज कैप के कैटेगरी से पिछले 5 साल का अगर आप आंकड़ा मैच करेंगे तो। और इसको और ज़्यादा समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी होगी, जिसको आप आगे वीडियो में देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे निपॉन इंडिया, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर आप मान सकते हैं। इनका अगर मैं आपको टेक्निकल डेटा दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए, इनका जो एक्सपोजर मैंने आपको बताया था प्योर इक्विटी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 98.5% इनका इक्विटी में एक्सपोजर है, और बाकी का जो 1.5% है ये कैश में होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। डेट में इनका एक्सपोजर बिल्कुल 0% है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो टेक्निकल डेटा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप का जो अगर आप बीटा देखेंगे तो वो लगभग 1 के आसपास है, यानी कि ये फंड जो है वो वोलेटाइल माना जाएगा ज़्यादा। बीटा की वैल्यू अगर 1 या फिर 1 से ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है अपने बेंचमार्क की तुलना में, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1 के करीब है। अभी मैं HDFC बैलेंस एडवांटेज का भी दिखाऊंगा, उसका जो है इससे कम है। मतलब कि निपॉन इंडिया का HDFC से बीटा ज़्यादा है, यानी कि ये HDFC बैलेंस एडवांटेज से ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा, और ज़्यादा वोलेटाइल होना भी चाहिए क्योंकि ये प्योर इक्विटी है। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से डायरेक्टली ये इंपैक्ट करेगा, और वहाँ पर तो डेट में भी पार्ट था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। अल्फा देखिए, अल्फा इसका 6.91 है, और शार्प रेशियो देखिए इसका 1.46% है, और शॉर्टिनो रेशियो देखिए 2.64% है। शार्प रेशियो और शॉर्टिनो रेशियो क्या होता है पहले बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी फंड का
जो परफॉर्मेंस देखते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 साल में 16% 20% का रिटर्न बना करके दिया है, तो क्या पिछले 5 साल में हर एक साल वो 16% का रिटर्न बना करके देती है? नहीं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए पहले साल आपको 20% पॉजिटिव में रिटर्न बना करके दी, दूसरे साल मान लीजिए कि केवल 10% का रिटर्न बना करके दी, तीसरे साल मान लीजिए कि माइनस का 1% रिटर्न बना करके दी, चौथे साल मान लीजिए आपको 30% का रिटर्न बना करके दी, पांचवें साल आपको कुछ और परसेंट रिटर्न बना करके दी। तो इन सब का जो एवरेज होता है वो आपको दिखाया जाता है कि पिछले 5 साल में इसने 16% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। तो जो एवरेज होता है उससे ऊपर या फिर नीचे कितना वो फंड जा सकता है, उससे उसका एक तरीके से डेविएशन बोलते हैं कि अपने एवरेज, ये देखिए ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अब किसी भी म्यूचुअल फंड का जो अल्फा होता है वो हमें ये बताता है कि अपने बेंचमार्क से वो कितना ज़्यादा रिटर्न हमें बना करके देगा। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू देख सकते हैं 6.91% है। ठीक है, अभी मैं आपको एचडीएफसी बैलेंस का भी सारा टेक्निकल डेटा दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ शार्प रेशियो की जब बात आती है तो शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि अगर कोई फंड रिस्क ले रहा है तो रिस्क के बदले कितना ज़्यादा वो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। जैसे कि हमने अभी देखा कि 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। हाइब्रिड में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है और डेट में भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे ये प्योर इक्विटी है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है लार्ज कैप कैटेगरी का निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो अगर आप इस प्रकार के कैटेगरी में देखेंगे तो इनका जो शार्प रेशियो है हमें ये बताता है कि अगर ये रिस्क ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमें रिटर्न जनरेट करके देंगे। इसका 1.46 है। अभी मैं एचडीएफसी का भी दिखाऊंगा, वहाँ पर रिस्क भी कम ले रहे हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। क्यों? क्योंकि इक्विटी के साथ डेट में भी उनका पार्ट है, फिर भी उनका शार्प रेशियो जो है इससे ज़्यादा है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि ये कोई भी इस प्रकार से डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं किया जाता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए डायरेक्टली कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉपर रिसर्च करके ही करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और प्रॉपर रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, ये तो डेटा आपने देख लिया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का, जो कि टॉप परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी का। ठीक है, अब चलते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हम लोग एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड पर आ चुके हैं और इसके उस टेक्निकल डेटा पर चलते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका जो अल्फा है वो 11.27 है। अल्फा हमें ये बताता है कि ये अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके रिटेल इन्वेस्टर्स को देगा। यहाँ पर अल्फा देखिए निप्पॉन इंडिया से कहीं ज़्यादा है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि डायरेक्टली आप इस प्रकार से कंपेयर नहीं कर सकते, फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। बीटा की वैल्यू देखिए यहां पर उससे कम है। बीटा हमें यह बताता है कि जितना बीटा का वैल्यू कम रहेगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहता है, कम वोलेटाइल रहता है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो है वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप से कम वोलेटाइल है और एक तरीके से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, शार्प रेशियो की बात करें तो 1.85 है, जो कि उससे ज़्यादा है। यानी कि इससे हमें एक तरीके से रिस्क लेने के बाद भी ये हमें ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और शॉर्टिनो रेशियो देखिए जो कि हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए बेटर होगा। ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप से कहीं ज़्यादा है। इससे हमें यह पता चलता है कि जब मार्केट क्रैश करेगी उस कंडीशन में जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड होगा वो कम गिरेगा और निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप ज़्यादा गिरेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि अलग अलग कैटेगरी के डायरेक्टली आप इस प्रकार से कंपेयर मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ये आपको सूट करेगा या नहीं। ठीक है, चलिए और कुछ डेटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं कि जब हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी को हम मान लीजिए सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो हम एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को ही क्यों सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो कैटेगरी एवरेज है, यानी हाइब्रिड डायनेमिक एलोकेशन में जो भी कैटेगरी है उनका जो एवरेज है 1 साल का वो 25% का है रिटर्न के मामले में, 3 साल में 13% का है, 5 साल में लगभग 13.5% का है। और ये जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का 1 साल का रिटर्न देख पा रहे होंगे 42%, 3 साल का 25% और 5 साल का लगभग 20.7% आप रिटर्न देख पा रहे होंगे। और लगभग 11 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 17% के आसपास है। और 3 साल में 5 साल में ये लगातार नंबर 1 प्रोडक्ट है इस कैटेगरी का। इसलिए अगर आप इसके पीयर से इनका कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं
जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पीयर कंपैरिजन में, ये एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इनका पिछले 1 साल और 3 साल का आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे। सब में देखिए टॉप परफॉर्मर जो है वो आपका एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ही है। तो अगर हमें ये कैटेगरी चुननी होगी तो हमारे लिए एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड टॉप परफॉर्मर है इस कैटेगरी का। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। साथ ही साथ फंड साइज के मामले में भी ये नंबर 1 पर है, 86,000 करोड़ के साथ ये पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है। ठीक है, अब अगर पूरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो किसके लिए सूटेबल है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल से ऊपर का है, 7 साल से ऊपर का है, तो उस कंडीशन में आपके लिए प्योर इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होता है वो भी लार्ज कैप कैटेगरी का, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल, ध्यान से सुनिए, अगर आपका टाइम होराइजन 1 से लेकर के 5 साल के बीच में है, 1 से लेकर के 5 साल के बीच में है, तो उस कंडीशन में आप इस जो बैलेंस एडवांटेज फंड है एचडीएफसी कैटेगरी का, इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 7 साल से ज़्यादा का समय अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा साबित होते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया तो उस कंडीशन में ये आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपका टाइम होराइजन 1 से लेकर के 5 साल के बीच में है तो आपके लिए एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड बेनिफिशियल हो सकता है। और बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आप अगर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, जैसे केवल 1 से 2 साल के लिए, तब तो इसे भी आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। तब तो आपको डेट में एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहिए। उसके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 1 से लेकर के 5 साल के बीच में, तब आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि कम रिस्क लेकर के, भले ही उनको रिटर्न ज़्यादा ना मिले लेकिन वो डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहते हैं, जैसे कि रिटायर्ड पर्सन हो गए, जैसे कि आपका टाइम होराइजन 1 से 5 साल के बीच में है, जैसे कि आप मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, आपके पास कुछ पैसा है, आप इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 साल के लिए केवल, तो आपके लिए ये फंड ठीक ठाक हो सकता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो आपको डेट का भी एक्सपोजर लेना पड़ेगा, और डेट का एक्सपोजर ये फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न के साथ यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ऐसे पर्सन जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास टाइम होराइजन ज़्यादा नहीं है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि 2 से 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कम रिस्क लेकर के एक डिसेंट रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एचडीएफसी एएमसी का एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको प्योर इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। 7 साल के आसपास है तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ जाना चाहिए। अगर 8 से 10 साल का टाइम होराइजन कम से कम आपके पास है तो आपको मिड कैप कैटेगरी का, और 10+ ईयर का आपका अगर आप टाइम होराइजन है तो कम से कम आपको एक्सपोजर स्मॉल कैप में भी रखना चाहिए और मिड कैप में भी ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। इससे आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस था एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।